बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आ जाता है सेलुलर एडाप्टेशन टू स्ट्रेस। अब इन्वायरमेंट में किसी किस्म की स्ट्रेस से मुराद यानी कि स्टिमुलाई, टेम्परेचर, रेडिएशन वगैरह से है। जब ये एक सेल पर एक्शन कर देते हैं, उस पर डायरेक्टली एक्ट कर देते हैं, क्या करेगा वो सेल? वो अपने अंदर लाएगा कुछ चेंजेस। ये चेंजेस साइज में भी हो सकते हैं, फिनोटाइप फिजिकल अफियरेंस में भी हो सकते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी हो सकते हैं। उनके अपना मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। और फंक्शन में यानी कि अपनी एक्टिविटी जो होती है ना, फंक्शनल एक्टिविटी, उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। सही है। लेकिन जब ये जो स्ट्रेस था, सही है, ये हम इस सेल से रिमूव करें, फिर ये सेल वापस उसी स्टेट में चला जाता है। सही है। इसको क्या कहते हैं? एडॉप्टेशन। अब ये एडॉप्टेशन जो है ये दो तरह के है। एक ही नॉर्मली भी हो सकता है, हमारे फंक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड हो, नॉर्मल से मुराद से है। एक ये पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, यानी कि हार्मफुल भी हो सकता है। नॉर्मली किस तरह हो सकता है? जब नॉर्मल स्टिमुलाई हो, सही है, या हार्मोन हो या एंडोजीनियस केमिकल मॉड्यूलेटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ पर इशारा है, सही है, ये आ जाए किसी ऐसी कंडीशन में, ऐसे स्टेट में या ऐसे टाइम में जो हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड हो। यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेस, जो एथलीट्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं? अपने बोन्स और मसल पर स्ट्रेस डालते हैं, क्योंकि उन्हें ज़रूरत होती है, वो ज़्यादा रनिंग करते हैं वगैरह। तो इनकी वजह से क्या हो जाता है कि उनके मसल्स और बोन्स की साइज और स्ट्रेंथ क्या हो जाते हैं? वो इंक्रीज हो जाते हैं। एक ही हो गया। दूसरा, हार्मोन्स, जिस तरह एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है, जब एडोलेंस होता है, ये क्या करते हैं? ब्रेस्ट की साइज में ज्यादती लाती है, एनलार्जमेंट करते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान ये दोनों हार्मोन क्या कर देते हैं? यूट्रस की एनलार्जमेंट कर देते हैं। सही है। ये हो गया नॉर्मल। अब पैथोलॉजिकल किस तरह होता है? जब एक नॉक्शियस स्टिमुलाई, हार्मफुल स्टिमुलाई आ जाए, यानी कि कोई टॉक्सिन है, केमिकल मटेरियल है, जब वो एक्ट करते हैं हमारे बॉडी में, तो हमारी बॉडी क्या लाता है? चेंजेस लाता है। वो चेंजेस स्ट्रक्चरल भी हो सकती है, सही है, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह की कंसंट्रेशन इंक्रीज या स्ट्रक्चर में तब्दीली ला सकते हैं, और फंक्शनली भी हो सकते हैं। सही है। अब ये जो चेंजेस होते हैं, ये किस लिए लाते हैं अपने अंदर? ताकि ये बॉडी को इन नॉक्शियस स्टिमुलाई से क्या करे? प्रोटेक्ट करे। अब इसकी मिसाल ऐसा है जिस तरह की स्क्वेमस मेटाप्लेजिया इन ब्रोंकियल एपिथेलियम। मेटाप्लेजिया का मतलब है कि सेल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। सही है। तो जो स्मोकर्स होते हैं, उनकी जो ब्रोंकाई होती है या ट्रेकिया होते हैं, उनमें नॉर्मली सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं। जब बंदा स्मोकिंग करता है तो ये जो होता है, ये टाइप चेंज होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में। अब ये चेंजेस क्यों लाया? क्योंकि ये जो कॉलमनर एपिथेलियम था, ये फ्रेजाइल था, नाजुक था ये, और ये टॉलरेट नहीं कर सकता था स्मोक के पार्टिकल्स को। सही है। ये खत्म होता था, मरता। ये अपने आप को तब्दील कर देता है स्क्वेमस एपिथेलियम में, और ये स्क्वेमस एपिथेलियम स्ट्रांग भी होता है, और ये जिंदा रहता है स्मोक के पार्टिकल्स में। तो इसलिए ये क्या है? एक पैथोलॉजिकल स्टिमुलाई को इसने चेंजेस लाए अपने अंदर, और उस पैथोलॉजिकल स्टिमुलाई से इसने अपने आप को क्या किया? प्रोटेक्ट कर दिया। अब हाइपरट्रॉफी, ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, मतलब नॉर्मली हमारे रिक्वायरमेंट के लिए भी हो सकता है, और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, यानी कि ये डिजीज की कंडीशन में भी हो सकता है। सबसे पहले क्या होगा? एक स्टिमुलस आ जाएगा, फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल। उस स्टिमुलस की रिस्पॉन्स में सेल क्या करेगा? अपने आप को चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि या तो हमें फंक्शन, ज्यादा फंक्शन की डिमांड होगी, या कम फंक्शन की, या ये कोई हार्मोन होगा जो किसी ऑर्गन पर एक्शन कर रहा होगा, या ये कोई ग्रोथ फैक्टर का एक्शन होगा। अगर ये चेंज सेल की साइज में आ जाए, और उस सेल का साइज क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाएंगे, इसको हम क्या कहेंगे? हाइपरट्रॉफी। अब ये सेल कौन सी सेल्स में होता है? जिनमें जो डिवीजन या रिफ्लिकेशन, मतलब एक सेल से दो में डिवाइड होना, दो से चार में, ये एबिलिटी उसमें कम होता है ना, उन सेल में ज्यादातर क्या हो जाता है? स्टिमुलाई को हाइपरट्रॉफी होती है। अब जब सेल में इंक्रीज आ गया, इसको हम कौन सा एडाप्टेशन कहेंगे? हाइपरट्रॉफी। और इसमें क्या होगा? सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होगा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनेंगे, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स का साइज इंक्रीज होगा। सही है। इसके अपोजिट क्या इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है? हाइपरप्लेजिया। ये इसके अपोजिट है, जब स्टिमुलाई के लिए सेल अपने अंदर डिवीजन की चेंजेस लाए, मतलब ऐसा सेल हो जिसमें रिप्लिकेशन की एबिलिटी ज्यादा हो, वो सेल की डिवीजन स्टार्ट करे। सही है। इसको क्या कहेंगे हम? हाइपरप्लेजिया। और ये हाइपरट्रॉफी के साथ भी हो सकती है। सही है। मतलब दोनों एक साथ भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। इन दोनों के रिजल्ट में क्या होगा? एक ऑर्गन का साइज भी हमें बड़ा नजर आएंगे, क्योंकि या अगर उस ऑर्गन में सेल नंबर इंक्रीज हो जाए, या उस ऑर्गन में सेल की साइज इंक्रीज हो जाए, तो जाहिर बात है उस ऑर्गन का साइज क्या हो जाएगा? बड़ा बन जाएगा। अब इन्होंने फिजियोलॉजिक एग्जांपल दिए हैं, नॉर्मल से है। और इस जो पहले एग्जांपल है यूट्रस इनलार्जमेंट, इसमें ये दोनों होते हैं, मतलब हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया एक साथ होता है। किस तरह होता है?
कि जब एक स्टिमुलस यहाँ पर क्या है, हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन। जब ये एस्ट्रोजन आ जाता है सही है, ये एक्शन करता है कौन सी चीज? स्मूथ मसल्स ऑफ द यूट्रस पर। उसमें ये हाइपरट्रोफी भी करते हैं, हाइपरप्लेजिया भी करते हैं, सेल के नंबर को भी इंक्रीज करते हैं, सेल की साइज को भी इंक्रीज करते हैं, और इसी वजह से क्या हो जाते हैं, यूट्रस की साइज इंक्रीज हो जाता है। दूसरी एग्जांपल में इन्होंने स्ट्रेटेड मसल का एग्जांपल लिया। जब कोई मैकेनिकल स्टिमुलाई आ जाए, यानी कि एक बंदा बहुत ज्यादा वर्क करता है, एक्सरसाइज करता है वगैरह, या कोई हैवी चीजें उठाता है सही है, या हमारे बॉडी के अंदर किसी जगह को ज्यादा ब्लड सप्लाई की जरूरत हो, तो हार्ट भी क्या करता है, ज्यादा काम करता है, या हार्ट बीट इंक्रीज करेगा, या अपने कंट्रैक्शन का फोर्स इंक्रीज करेगा। तो ये जो मैकेनिकल लोड का स्टिमुलस है, ये जाकर जो स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं उस पर एक्शन करते हैं। स्ट्रेटेड मसल स्केलेटल भी है और कार्डिक भी है। इन दोनों में डिवीजन की कैपेसिटी कम होती है सही है, ये डिवाइड नहीं होते, इसलिए इनमें क्या होगा, इनका साइज इंक्रीज होगा, इनकी सेल में और सेल की साइज इंक्रीज करने के साथ उनके आर्गन का भी साइज इंक्रीज होगा सही है। जिस तरह आप लोगों ने, जो लोग जिम करते हैं उनके मसल्स जो होते हैं बड़े होते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें हाइपरट्रॉफी होती है। या एथलीट्स की अगर हम हार्ट देखें तो वो नॉर्मल इंसान के मुताबिक बड़ा होता है, क्यों? क्योंकि उनके हार्ट में हाइपरट्रॉफी होती है। अब आ जाते हैं पैथोलॉजिक एग्जांपल। इसमें कार्डिक फेलियर है सही है। कार्डिक जो हमारा हार्ट है उसकी क्या हो जाता है, इनलार्जमेंट हो जाती है। नॉर्मली ये क्या है, हार्ट है, ये हम बॉडी के एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है ना कि जो आरिकल्स है उसको इनपुट आते हैं। जो राइट आरिकल है उसको इंफीरियर वेना के और सुपीरियर वेना के, और इस तरह पल्मोनरी आर्टरी जो होते हैं वो राइट आरिकल को आते हैं। पल्मोनरी ट्रंक जो होते हैं वो राइट वेंट्रिकल से आउटपुट ले जाती है, और इसी तरह जो लेफ्ट वेंट्रिकल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अरोटा के थ्रू सारे के सारे क्या सप्लाई करते हैं, बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। अब जब बाहर यहाँ पर इस अरोटा में ज्यादा हाई प्रेशर हो सही है, तो ज्यादा प्रेशर की अपोजिट पुश करना ब्लड, ये बहुत ज्यादा एनर्जी चाहता है। ये बहुत क्या है, मुश्किल काम है एज कम्पेयर टू लो ब्लड प्रेशर। या अगर ये वाल जो हो ना, ये वाल स्टिनोज्ड हो, ये नेरोड हो, या ये किसी वजह से ब्लॉक हुआ हो सही है, उसकी वजह से भी इस हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। ये चाहता है कि जितना नॉर्मल आउटपुट है बॉडी को वो मैं दे दूं, वो ये नहीं दे सकता। तो इसके बाद क्या हो जाता है कि इन हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, ताकि वो इन ज्यादा फोर्स के अपोजिशन में अपना नॉर्मल ब्लड प्रोवाइड कर सके बॉडी को। ये मसल क्या करते हैं, अपने कार्डिक मसल इसके हाइपरट्रॉफी करते हैं। इसकी वजह से इनकी जो वॉल्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं सही है। जब इनकी वॉल्स थिक हो जाती है तो इसके साथ साथ हमें क्या नजर आता है, हार्ट का साइज बड़ा नजर आता है। तो इसलिए जब क्या हो, हाइपरटेंशन हो या अरोटिक वाल स्टेनोसिस हो, तो उसमें हमारे हार्ट पर बर्डन ज्यादा हो गया। जब बर्डन ज्यादा हो गया तो हमारे हार्ट की सेल क्या करेंगे, एडॉप्टेशन करेंगे। किस चीज के लिए, ताकि अपने जो कंट्रैक्शन के फोर्स है वो क्या करे, वो इंक्रीज करे। जब ये इंक्रीज करेगा, इसके लिए ये सेल्स क्या लाएंगे, अपने साइज को इंक्रीज करेंगे पहले से ही है। तो जब इनकी साइज में हाइपरट्रॉफी हो गया, साइज इंक्रीज हो गया, फिर इन लार्ज मसल सेल के लिए क्या हो, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ज्यादा ब्लड चाहिए। और इसके अलावा जब ये इतने बढ़ गए तो इसमें जो करोनरी ब्लड वेसल्स थे वो प्रेस हो जाते हैं। एक इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए भी ज्यादा, दूसरा इसको जो वेसल्स न्यूट्रिएंट ले जाते थे वो प्रेस हो गए, वो अभी न्यूट्रिएंट्स नहीं ले जा सकते। तो क्या हो जाएगा, इसको ब्लड सप्लाई की कमी पेश आएगी सही है। जब इसको ब्लड सप्लाई की कमी पेश आया, फिर क्या हो जाएगा, इनकी सेल को इस्कीमिया हो जाएगा, एटीपी की जनरेशन कम हो जाएंगी, इनको न्यूट्रिएंट सही तरह नहीं मिलता, तो ये क्या इंजरी की स्टेट में क्या चला जाएगा। अब ये जो ऑक्लूजन हुआ कोरोनरी ब्लड वेसल का और इसका रिक्वायरमेंट यानी कि डिमांड ऑफ न्यूट्रिएंट ज्यादा हो गया, इसकी वजह से इसका क्या हो गया, इंजरी हो गया। लेकिन ये इंजरी भी रिवर्सिबल होते हैं सही है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह ये होता है, ये डिस्कस किया। क्या हो जाता है ना कि दो तरह के सिग्नल्स होते हैं। एक को नाम दिया है कौन सा, मैकेनिकल सिग्नल, दूसरे को सॉल्युबल मीडिएटर सिग्नल के का नाम दिया। मैकेनिकल सिग्नल से मुराद ये है कि यहाँ पर जो है ना प्रेशर ज्यादा चाहिए कि ज्यादा कंट्रैक्शन से फोर्स करे, तो यहाँ पर ब्लड का जमा होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर हाई है ना, तो ये इनके वाल्स को स्ट्रेच करेंगे। तो ये स्ट्रेच क्या है, ये एक मैकेनिकल सिग्नल है। सॉल्युबल मीडिएटर क्या होता है कि डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स यहाँ पर पैदा हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, इन वाल्स को जो मसल्स है उनको सिग्नल देते हैं कि अपने अंदर ग्रोथ ले आओ। इसके अलावा एड्रीनर्जिक हार्मोन एड्रेनलिन ये भी इन पर एक्शन करता है कि आपको ज्यादा फंक्शन की जरूरत है, आपने अपने साइज को बढ़ाना है सही है। ये दोनों सिग्नल्स क्या करते हैं, ये एक जीन को एक्टिवेट करते हैं, और ये जीन फर्दर आगे क्या करते हैं कि ये सिंथेसिस ऑफ सेलुलर प्रोटीन्स करते हैं। इन सेलुलर प्रोटीन्स में स्ट्रक्चर प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि मायोफिलामेंट बनाते हैं। जाहिर बात है कि मायोफिलामेंट का बनना जरूरी है, क्योंकि सेल का साइज हमने इंक्रीज करना है सही है। और ये क्या है, ये वो कंट्रैक्टाइल यूनिट है ना हार्ट के,
तो कंट्रक्शन के लिए भी जरूरी होते हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स भी बनाते हैं ताकि वो क्या करे, एक्शन करे ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पर एक और मेटाप्लेजिया का भी कुछ पोर्शन बयान किया है, क्योंकि यहाँ पर जो कंट्रक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं उनमें मायोसिन होते हैं। मायोसिन दो तरह के होते हैं, एक फेटल में जो होते हैं उस बीटा नाम देते हैं, और जो एडल्ट होते हैं उनमें अल्फा होते हैं। तो ये जो अल्फा फॉर्म है ये फेटल बीटा फॉर्म में चेंज कर देता है। क्यों? क्योंकि ये जो अल्फा फॉर्म होता है ये फास्टर होता है, लेकिन ये वीकर कंट्रैक्शन करता है, इसका फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम होता है। जबकि यहाँ पर ये जो बीटा मायोसिन होते हैं ये स्लो कंट्रैक्शन करता है, लेकिन ज्यादा फोर्स के साथ करता है। इसका एबिलिटी ज्यादा होता है कि ब्लड को हाई प्रेशर के पोजीशन में पुश करे। तो ये भी चेंज हो गया। इन सब की वजह से क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज हो जाते हैं। तो जाहिर बात है ये अभी तक क्या हो गया, एक एडॉप्टेशन हो गया। अब अगर ये स्ट्रेस हमने रिलीव नहीं किया, रिमूव नहीं किया, इसका के लिए कोई एहतियाती तदाबीर हमने इख्तियार नहीं की और ये इस तरह परसिस्ट रहा, क्या हो जाएगा कि ये जो एडॉप्टेशन होता है ये एक खास लिमिट तक होता है, फिर दिल तक जाता है, वो कहते हैं कि मुझसे और नहीं हो सकता। क्या हो जाता है, फिर डिजेनरेटिव चेंजेस हार्ट में आ जाते हैं। इन डिजेनरेटिव चेंजेस में क्या होता है कि जो मायोकार्डियल फाइबर्स होते हैं, हार्ट मसल की जो फाइबर्स होते हैं, उसकी पिगमेंटेशन हो जाती है, पीसेस में डिवाइड हो जाती है। जाहिर बात है जब पीसेस में हो जाते हैं, ये कंट्रक्टाइल यूनिट मायोफाइब्रिल थी इसमें, वो भी अपना फंक्शन लॉस कर देते हैं। हमसे सारा कंट्रैक्शन का जो प्रोसेस था वो खत्म हो गया, हार्ट से बहुत बड़ा नुकसान है। इसके अलावा जो वास्कुलेचर था, ब्लड सप्लाई था, जाहिर बात है वो अब सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़े हो गए हैं मसल, इसके लिए ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, इसलिए इनको इस्कीमिया और हाइफॉक्सिया हो जाते हैं। जाहिर बात है कि जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपीज नहीं बनाती है, तो इसलिए एटीपीज प्रोडक्शन कम हो जाती है। इसके अलावा जो प्रोटीन सिंथेसिस था वो भी एक एक्टिव प्रोसेस है, वो भी कम हो जाते हैं। तो बायोसिंथेटिक मशीनरी जो होते हैं वो अपना काम छोड़ लेते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस भी डिक्रीज हो गया, तो कंट्रक्टाइल प्रोटीन्स अब बन भी नहीं रहे। जो एग्जिस्टेंट थे, जो हमारे साथ पड़े थे, वो भी खत्म हो रहे हैं, और जो बनने का तरीका था वो भी ब्लॉक हो गया। तो क्या हो जाते हैं, जो हमारा वेंट्रिकल होते हैं वो भी काम करना छोड़ लेते हैं, और वो क्या हो जाते हैं, इसके वजह से डायलेट हो जाते हैं। वेंट्रिकल जब डायलेट हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं कार्डिक फेलियर, क्योंकि अब हार्ट किसी काम का नहीं रहा, अब ये ब्लड को सप्लाई नहीं कर सकता बॉडी को। अब बुक में ये टेबल है, क्या है कि ये नॉर्मल मायोसाइट है, सही है, कार्डिक मसल है। क्या हो जाता है कि जब इस पर स्ट्रेस बढ़ गया, इसने क्या किया, एडॉप्टेशन किया, सही है, क्योंकि वो लोड को ये आगे बनाना, क्या लोड को अब अपने अंदर, ये इस पर जो लोड था वो बर्दाश्त करना चाहता है। तो नॉर्मली इसकी जो हार्ट वॉल थी वो इस तरह थी, सही है। जब हम देखें इसने अपने आप को एडॉप्ट किया, हाइपरट्रॉफी इसमें साइज इसका इंक्रीज हो गया, तो हम जब हार्ट के वॉल्स को देखते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि कैविटी का साइज इंक्रीज हो गया, क्योंकि इनके वॉल्स की जो थिकनेस थी वो इतना बढ़ गया। जबकि दूसरी तरफ इसने क्या किया, इन वॉल्स ने वो कोरोनरी ब्लड वेसल को क्या किया, प्रेस किया। दूसरा जो इसकी रिक्वायरमेंट्स थे वो ज्यादा हो गई, क्योंकि अब इसका साइज इंक्रीज है, इसको ज्यादा खुराक चाहिए। इस्कीमिया की वजह से इसको क्या हो गया, ब्लड डिक्रीज हो गया है ना, इस्कीमिया हो गया। ये रिवर्सिबल सेल इंजरी की स्टेट में चला गया। हम देख सकते हैं इसकी जो मेम्ब्रेन है ना वो पोरस बन गई है, उसमें डिसकंटिन्यूटी आ गई। और हमने पढ़ा था कि जब ये नेक्रोसिस की स्टेट में सेल डेथ की तरफ चला जाता है, अगर ये परसिस्टेंट रहा, तो आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं ये जगह क्या हो गया, कोगुलेटिव नेक्रोसिस। हमने पढ़ा था कि कार्डियक मसल में कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो नॉर्मल सेल कहता है रेड कलर था, यहाँ पर हमें येलो कलर नजर आता है। ये क्या है, ये एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, सही है, या इसको हम कोगुलेटिव नेक्रोसिस भी कह सकते हैं। और ये सारे के सारे डायग्राम जो है ये कौन सी जगह के है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल के है। अल्लाह हाफिज।